हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की। और इससे पहले भी हमने स्टैटिक जीके की वीडियो बनाई है, ये उससे आगे का पार्ट है। एक बात, दूसरी बात, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खास तौर से अगर हमारे टेलीग्राम वाले बंदे अगर हमें देख रहे हैं तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर बन रही है इस टाइम। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, बेफालतू की कोई चीज़ नहीं लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं करती है। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं सब वही लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यानी कि बेवजह कंटेंट कोई सा नहीं है। ठीक है, सब कंटेंट आपका काम का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? देखो, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। ठीक, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तराइन का युद्ध, तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वीडियो को देखना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो मुस्लिम लड़ाई होनी शुरू हुई थी ना, 712 से आक्रमण होने शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो सक्सेसफुल आक्रमण हुआ था इंडिया पे, वो मुस्लिमों के मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो जो स्टार्ट हुए थे ना, वो तराइन के युद्ध से स्टार्ट हुए थे। ठीक, तराइन का पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी आया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ था ना, तो पहला युद्ध जो था वो तो मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन अब इसके बाद होता अगला युद्ध। मोहम्मद गौरी हार के बैठने वाला तो नहीं था ना, अब वो आता फिर दोबारा। और एक चीज़ याद रखो, जब भी भारत पर आक्रमण हुआ ना, तो हमारे ही लोगों का हाथ रहा उसमें आक्रमण बाहर वालों से करवाने में। यानी कि तुमने कहावत सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, तो वही कहावत हमेशा से प्रूफ होती हुई आई है। जितनी भी हिस्ट्री उठाकर आप पढ़ोगे ना, सारी की सारी वही कहावत प्रूफ होती हुई आई है। घर के बेदी ने लंका ढाई है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब 1192 में मोहम्मद गौरी दोबारा आता है, 1192 में। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है तराइन का। ठीक है, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था ना, तराइन का दूसरा युद्ध सेकंड वाला, वो हुआ था 1192 ईस्वी में। वो किसके बीच में हुआ था? वो भी इन्हीं के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। गौरी वर्सेस चौहान। ठीक है, और जब किसी आदमी को आपकी कमजोरी का पता चल जाए ना, तो वो आपको आसानी से डिफीट कर सकता है, बहुत आसानी से हरा सकता है। तो गौरी ने भी यही कहा, 1192 में आया, डबल पावर के साथ आया, चौहान को हरा दिया, गौरी जीत गया भैया, इसमें गौरी जीता। ठीक है, तो याद रखना कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा पृथ्वीराज चौहान से। और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1192 ईस्वी में हुआ, सेकेंड युद्ध। ठीक है, और वो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, चौहान को हरा दिया। ठीक है, दो युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहीं से जो है ना, भारत में मुस्लिमों का जमाव स्टार्ट हुआ था, यानी कि मुस्लिमों का सही तरीके से शासन होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस याद रखना, 1191 में मोहम्मद गौरी हारा था और 92 में जीत गया था। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, और ध्यान रखो इस चीज़ का। और चीज़ें जो मैं लिखवा रहा हूँ बस हाथ के हाथ याद हो जानी चाहिए। ठीक है, हाथ के हाथ याद हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े। बस जो क्लास में एक बार करा दिया, हाथों हाथ याद कर लो, चाहे यूट्यूब वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले हों। ठीक है, हाथ के हाथ याद करके चलना है चीज़ों को। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि SC ST वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उनके बारे में कौन सा संविधान का भाग है जो बात करता है उनके बारे में? तो संविधान के बारे में आपको पता होगा, या ना पता हो तो भाग 12, मतलब भाग 10। ठीक है, ये करता है बात, रोमन में इस तरह से लिखता है, रोमन जरूर याद कर लेना, एग्जाम में रोमन ही ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो भाग 10 और अनुच्छेद 244 और 244 के। ठीक है, अनुच्छेद 244 और 244 के ये आते हैं इसमें भाग 10 में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि यानी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी अनुसूचित जनजाति और जाति वाले क्षेत्र जितने भी हैं ना, सब इसी में आते हैं भाग 10 में। तो ये याद रखना और रोमन अंकों में जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन तो ये था। तो कहने का मतलब क्या होगा कि भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। समझ लो, भाग 10 और ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, ठीक है। भाग 10 अनुच्छेद 244 और 244 के,
अच्छा, मूल संविधान का आपको पता ही है, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395, ठीक है 395। और भाग कितने थे? भाग कितने थे? 22 थे ना, 22, ठीक है। और अनुसूची कितनी थी? 8। तो ये चीज़ें तो हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पुस्तक को फारसी में रज्मनामा, किस भारतीय पुस्तक को फारसी में रज्मनामा के रूप से अनुवाद किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है महाभारत। क्या नाम है इसका? महाभारत। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है आपसे, कि या तो पूछेगा कि महाभारत को किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया, तो आपको बताना है रज्मनामा, ठीक। या पूछेगा कि रज्मनामा को, यानी रज्मनामा जो किताब है फारसी में अनुवाद किया गया है, तो वो किस किताब का किया गया है? तो वो किया गया है महाभारत का। और ये अनुवाद किसने करवाया था? यह अनुवाद करवाया था अकबर ने, ठीक है। ये अनुवाद करवाया था अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने इसका अनुवाद करवाया था फारसी में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, ठीक है। वत्स है क्या? वत्स है कि जब हमारा जो भारत था ना 16 महाजनपद में बना हुआ था। कितने में बैठा हुआ था? 16 महाजनपद में, ठीक है। भारत 16 महाजनपद में बैठा हुआ था, महाजनपद। अब 16 महाजनपद में 16 के 16 तो हमें याद नहीं करने, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो हुआ मगध, ठीक है, एक हुआ अवंती और एक हुआ गांधार, ठीक है। ये 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो अब हमने बताया कि वत्स साम्राज्य जो है 16 में से एक था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। भारत 16 महाजनपद, इसमें मगध जो है ना इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राजगृह के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से अवंती है, अवंती एक महाजनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन, ठीक है। और इसी तरीके से गांधार है, गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, ठीक है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना जरूर से जरूर, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आपको मालूम होगा कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 में, बाबर ने आक्रमण कब किया था भारत पर? 1526 में। तो किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। और वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। और अगले ही साल यानी कि 1527 में बाबर, जो खानवा का युद्ध हुआ ना, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, किस किस के बीच में हुआ ये पूछा हमसे। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा। अब इसमें क्या होता है कि 1526 में तो हराया आपने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, भारत पर मुगल साम्राज्य बना लिया अपना, ठीक है। और बाबर अगले ही साल राणा सांगा को हरा देता है, बाबर जीत जाता है 1915, ठीक है। तो बाबर इस युद्ध में जीत गया था, खानवा के युद्ध में। कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। चलो अच्छा, एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक है, पान खाकर, और क्या था? पान खाकर चांद को घेरा, ठीक है। इसमें बाबर के द्वारा 4 युद्ध जो लड़े गए ना इंपॉर्टेंट वाले, वो सभी आ जाते हैं। पान खाकर, जो पान वाला जो है वो आ गया पानीपत का, पानीपत ये कब हुआ था? 1526 में, ठीक। खाकर से बनता है खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। और चांद से बनता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का या चंदावर का युद्ध बोलते हैं इसे, और ये कब हुआ था? 1528 में, ठीक है। कब हुआ था? 1528 में। और घेरा वाला जो है, घेरा वाला ये बनता घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 29 में, 1529 में, ठीक है। तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप इस चीज़ को, और वैसे अगर आप ज़्यादा वैसे याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, अर्थशास्त्र में दिया गया था। किस में दिया गया था? अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब इनको नोबेल पुरस्कार दिया कब गया था? इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1998 में,
कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में। अब जब भारत ने देखा कि यार 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो भारत ने भी सोचा है इनको भारत रत्न देना चाहिए, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया। फिर भारत रत्न, और भारत रत्न कब दिया गया इनको? 1999 में। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अगर पूछे कि भारत रत्न कब दिया गया तो 1999 में, क्योंकि 98 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। और किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, केमिस्ट्री वाले जो है वो सीवी रमन है, कभी इसमें कन्फ्यूज हो जाओ आप। ठीक है, वो मैं बात को बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये फेमस क्यों है? एक चीज़ तो ये है कि इनमें प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसकी चित्रकारी इसमें दिखाई गई है, गुफा चित्रकारी इसमें दिखाई गई है। दूसरी बात, इसको डाला गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यानी विश्व विरासत स्थल में, विश्व विरासत स्थल में। और कब डाला गया? ये डाला गया इनको 1970 में। ठीक है, क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, एक तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और विश्व विरासत स्थल में कब डाला गया? 1970 में। ठीक है, और इसको विश्व विरासत स्थल में जो डालता है वो कौन डालता है? इसको विश्व विरासत स्थल में डालता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, विश्व विरासत स्थल में। इसको कब डाला गया? 1970 में। एक क्वेश्चन तो ये होगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब ये बना है यहाँ पे तो मैं इसको बता रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। और दूसरी चीज़, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। यानी पेरिस, फ्रांस में। पेरिस राजधानी है फ्रांस की, और वहाँ पर इसका यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। और ये एक ब्रांच है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है ना, उसकी। ठीक है, तो बाकी बारे में, यूनेस्को के बारे में, विश्व विरासत स्थल के बारे में, वो अलग वीडियो में जब बात करेंगे हम तब बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सभी को मालूम होगा कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था मेंडलीव ने। किसने किया था? मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने किया था तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम आवर्त सारणी में। ठीक है, और तत्वों को इन्होंने अरेंज किया था। अच्छा, आवर्त सारणी का एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं? अब बताइए, आप में से कोई बताइए। देखो मैं बता देता हूँ आपको, आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं और वर्ग हैं, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं। तो आवर्त तो है 7 और वर्ग है आपके 18। और आवर्त कौन से होते हैं और वर्ग कौन से होते हैं? जैसे आवर्त सारणी है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है जितनी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ज़्यादातर जो ऐसे बनेंगे ये तो बनेंगे वर्ग, और जो ऐसे बनेंगे ये बनेंगे आवर्त। तो इस तरीके से बनने वाले जितने भी हैं वो सब आवर्त हैं। और कितने हैं? 7। और जो जितने भी खड़े वर्ग बने हुए हैं, जितने भी खड़े हुए बने हुए हैं ना, वो सब हैं वर्ग। वो कितने हैं? 18। और आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, आवर्त सारणी 4 वर्गों में बटी हुई है। ठीक, 4 ब्लॉक में बटी हुई है। तो आवर्त सारणी से सिर्फ इतना। ठीक है, मेंडलीव ने इसकी खोज, मतलब मेंडलीव ने इसको किया था, इसका वर्गीकरण जो किया था ना वो मेंडलीव ने किया था, ये याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं पहले से, और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं आगे भी जब एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप जल्द से जल्द जितना हो सके, क्योंकि जितना अच्छे से चैनल चलेगा हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में। और जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होंगे तो हो सकता है हम लाइव क्लास का भी सिस्टम बना दें अपना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।